जब 2019 में हमारे देश का चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं हो पाया था, तो कई देशों ने हमारा मजाक उड़ाया था। उनमें एक हमारा पड़ोसी देश भी शामिल था। तो उस देश के एक मिनिस्टर ने ये कहा था कि जिस काम को करना नहीं आता उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं उस देश के मिनिस्टर को बस इतना कहना चाहूंगा कि झंडे पर चांद और चांद पर झंडा होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो दोस्तों, पिछले करीब 35 दिनों से हर भारतवासी चंद्रयान 3 के चांद पर जाने का इंतजार कर रहा है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब वह समय हमारे बहुत नजदीक है। पिछले दिनों चंद्रयान 3 मिशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोसेस को अंजाम दिया गया है, जिससे अब यह स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था। इसके बाद इसने धीरे धीरे चांद के ऑर्बिट में नीचे उतरना शुरू किया। जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड होने के लिए भेजा जाता है, तो उसे ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसे धीरे धीरे चांद के नजदीक लाते हैं। करीब 11 दिनों की प्रोसेस के बाद फाइनली अब चंद्रयान 3 चांद के उस ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जहां से उसे अब और नीचे नहीं जाना। यह ऑर्बिट चांद की सतह से 163 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को अब यहीं लॉक कर देंगे। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को 163 किलोमीटर ऊपर ही लॉक कर देंगे, तो आखिर यह जमीन पर लैंड कैसे होगा? मैं आपको बता दूं कि यह पूरा स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड नहीं होगा। 17 अगस्त को दोपहर के समय वैज्ञानिकों ने इस मिशन से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस कंप्लीट किया, जिसमें उन्होंने चंद्रयान 3 के 2 मुख्य हिस्सों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह 2 मुख्य हिस्से हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 का वह हिस्सा है जिसके जरिए वह पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक पहुंच पाया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करने यानी आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में मुख्य रूप से ईंधन भरा होता है, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया है। आमतौर पर स्पेसक्राफ्ट को मात्र ईंधन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट पृथ्वी से चांद तक भेज दिया जाता है, लेकिन इसरो ने ऐसा नहीं किया। मिशन को कम पैसों में करने के लिए उन्होंने एक बेहतर तकनीक अपनाई, जिसके जरिए पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को चांद की ऑर्बिट तक भेजा गया। इस प्रक्रिया में नॉर्मल से ज्यादा समय लगता है, लेकिन ईंधन की बहुत बचत होती है, जिससे मिशन की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। अब बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि इसरो मिशन को कम पैसों में इसलिए भी करना चाहता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास खुद की स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी वे अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए वे आमतौर पर ऐसी स्पेस एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं जो उनके लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को कम पैसों में भेज पाए। अभी तक अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी इस फील्ड में सबसे आगे हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत इसे एक तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसरो को ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल लॉन्चिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे और यह धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज में अपनी रैंकिंग को बढ़ाने लगेगी। खैर, प्रोपल्शन मॉड्यूल के बाद चंद्रयान 3 का सबसे मुख्य हिस्सा है इसका लैंडर। यही वह हिस्सा है जो चांद की सतह पर लैंडिंग को परफॉर्म करेगा और यह डिसाइड करेगा कि यह मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। 17 अगस्त की दोपहर को वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को एक दूसरे से अलग कर दिया था। अब ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं। वैज्ञानिक लैंडर को चांद की सतह तक ले जाने के लिए रेडी करेंगे और प्रोपल्शन मॉड्यूल के मिशन को भी स्टार्ट कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों में ही कुछ इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है। जैसे ही लैंडर अलग होगा, वैसे ही प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा इंस्ट्रूमेंट अपना काम शुरू कर देगा। शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का यह इंस्ट्रूमेंट अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में मदद करेगा जिन पर पृथ्वी जैसी कंडीशंस हैं। वैज्ञानिक इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही पहली बार अंतरिक्ष में जीवन ढूंढने की शुरुआत करेंगे, जो इसरो के लिए एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक्सोप्लैनेट्स उन ग्रहों को कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा
अभी तक यह पहला और इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट होने वाला था जो चांद के साउथ पोल पर लैंड होता। लेकिन बीच में रूस ने भी अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ इस रेस में एंट्री कर दी। 11 अगस्त 2023 को रूस ने लूना 25 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जो बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह ही चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का ट्राई करेगा। यह 47 साल बाद है जब रूस वापस से चांद पर लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। रूस ने अपनी स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्टली पृथ्वी से चांद तक भेजा था, जिस वजह से इसे चांद तक जाने में मात्र 5 दिनों का समय लगा। यह ऑलरेडी चांद के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक वह 21 से 23 अगस्त के बीच में चांद पर लैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर रूस भारत से पहले साउथ पोल पर लैंड हो जाता है तो यह पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने इस काम को सक्सेसफुली किया होगा। लेकिन अगर रूस का मिशन फेल हो जाता है या फिर पोस्टपोन हो जाता है तो भारत शायद फिर से इस रेस में आगे हो जाएगा। यह देखने में भले ही एक बहुत बड़ा कंपटीशन लगे, लेकिन असल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चांद पर सबसे पहले लैंड होगा। लूना 25 भले ही चंद्रयान 3 से पहले साउथ पोल पर लैंडिंग परफॉर्म कर ले, लेकिन इसरो को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसरो के विक्रम लैंडर के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मौजूद है जो उसे लूना 25 के मुकाबले काफी यूनिक बना देती है। लूना 25 मात्र एक लैंडर है जो चांद की सतह पर लैंड होने के बाद अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेगा। वैज्ञानिकों ने इसमें एक रोबोटिक आर्म भी फिट किया है जो एक चम्मच जैसी चीज से चांद की मिट्टी को कलेक्ट करेगा। इस मिट्टी को वैज्ञानिक इसलिए कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि वे चांद की सतह के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाए। चंद्रयान 3 में लैंडर तो है ही, साथ ही में इस लैंडर के अंदर एक रोवर भी मौजूद है। इस रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर। चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद यह रोवर विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर आएगा और चांद की सतह को एक्सप्लोर करेगा। यह पहली बार होगा जब किसी देश ने चांद के साउथ पोल पर कंट्रोल्ड मूवमेंट परफॉर्म की होगी और यह रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री में भारत के नाम दर्ज हो जाएगा। चांद का साउथ पोल एक बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग एरिया है। यह हमारी पृथ्वी से डायरेक्टली दिखाई नहीं देता और न ही वैज्ञानिकों ने इसे ज्यादा एक्सप्लोर किया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद के साउथ पोल पर बहुत सारे गड्ढे और चट्टानें मौजूद हैं, जिस वजह से वहां पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना एक दुर्लभ बात है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं, यानी एक ऐसी लैंडिंग जिसमें स्पेसक्राफ्ट बिना किसी झटके या क्रैश के आराम से सतह पर लैंड हो जाए। साउथ पोल पर मौजूद विशाल गड्ढे इस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं। इन गड्ढों के मौजूद होने और चांद के एक्सिस पोजीशन की वजह से साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम पड़ती है। सूर्य की रोशनी और रेडिएशन न पड़ने की वजह से आज भी वहाँ पर पानी मौजूद है और इसी पानी की साइट्स को डिस्कवर करने के लिए सभी देश बेताब हैं। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन ने सबसे पहली बार चांद के साउथ पोल पर पानी की डिस्कवरी की थी। यह पहली बार था जब दुनिया को चांद पर पानी मौजूद होने का डायरेक्ट एविडेंस मिला था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसका मुख्य मकसद था इस पानी को एक्सप्लोर एंड स्टडी करना। अनफॉर्चुनेटली भारत का चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लैंडिंग से कुछ ही मिनटों पहले कनेक्शन टूटने की वजह से विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंड हो गया था। इसकी वजह से पूरा मिशन नहीं हुआ था, लेकिन मिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा अब खत्म हो चुका था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है और चंद्रयान 3 मिशन में भी वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ने साउथ पोल पर लैंडिंग करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 2021 में रूस ने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने की अनाउंसमेंट की, लेकिन यह मिशन भी पोस्टपोन होते होते 2023 में लॉन्च हुआ। अब यह चंद्रयान 3 का एक कॉम्पिटिटर बन चुका है और इस कंपटीशन में किसकी जीत होगी ये हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर डी-बूस्ट नाम के एक प्रोसेस को करेगा। वैज्ञानिक इसके जरिए लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद की सतह के नजदीक लाएंगे। यह चांद की सतह से 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में मौजूद रहेगा। इन दोनों पॉइंट्स को पेरिलून और एपोलून कहा जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए यह आखिरी स्टेप होगा और इसके बाद डायरेक्टली वैज्ञानिक लैंडिंग को अटेम्प्ट करेंगे। 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के एक्स चेयरमैन के सिवन के मुताबिक यह प्रोसेस कठिन जरूर होने वाला है, लेकिन उन्हें विश्वास है
कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग को कंप्लीट कर लेगा। वह बताते हैं कि चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद वह थोड़ा सा घबराए जरूर है, लेकिन उन्हें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा विश्वास है। इस बार चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड होकर ही दम लेगा। 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने की वजह से काफी देशों ने भारत का मजाक उड़ाया था। इसमें से सबसे आगे था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा था कि जिस काम को करना नहीं आता उसे करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना ही कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। झंडे पर चांद और चांद पर झंडा होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन शायद पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती। इसरो लगातार नए स्पेस मिशंस को करता जा रहा है और वह समय दूर नहीं है जब हमारी गिनती भी वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज में होने लगेगी। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के मात्र 3 दिनों बाद इसरो अपने नए स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर देगा, जिसका नाम है आदित्य L1।